कभी कभी सभ्यता का मुखौटा इतना नाजुक होता है कि एक हल्की सी हवा भी उसे गिरा देती है और फिर सामने आता है इंसान का असली चेहरा। विलियम गोल्डिंग का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें हमें इंसानियत की असली सूरत देख सकते हैं। आज मैं आपको ले चलूंगी एक ऐसे निर्जन द्वीप पर जहां मासूम बच्चों का झुंड सभ्यता के बिना धीरे धीरे जंगली बन जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड से एक विमान बच्चों को सुरक्षित जगह ले जा रहा था, लेकिन अचानक आसमान में गड़गड़ाहट हुई और विमान समुद्र के ऊपर से गिरता चला गया। कुछ बच्चे बच गए, लेकिन बड़े लोग, पायलट, सब खत्म हो गए। समुद्र के किनारे एक सुनसान और हरा भरा द्वीप, जहाँ चारों ओर घना जंगल, पहाड़ और सुनहरी रेत थी। यही अब उनका नया घर था, एक घर जिसमें न नियम थे और न बड़ों की निगरानी। सबसे पहले मिलता है राल्फ, एक लंबा सुनहरे बालों वाला लड़का जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। फिर आता है पिग्गी, गोल मटोल चश्मा लगाए हाँफता हुआ, जो राल्फ का दोस्त बन जाता है। पिग्गी के पास अकल थी, राल्फ के पास नेतृत्व की अक्षमता, लेकिन दोनों ही नहीं जानते थे कि आने वाले दिनों में ये दोस्ती एक संघर्ष में बदल जाएगी। किनारे पर पिग्गी को एक बड़ा चमकीला शीप मिलता है जिसको कौन सैल कहा जाता है। वो राल्फ से कहता है, इसे फूको, इससे बाकी सब लोग अगर जो बचे होंगे इस द्वीप पर होंगे यहाँ आ जाएंगे। राल्फ सीप में फूंक मारता है और जंगल के अलग अलग हिस्सों से बच्चे दौड़ कर आते हैं। अब यही कोंच उनका प्रतीक बन गया था, सभ्यता, व्यवस्था और बोलने का अधिकार। जो कोंच पकड़ता वही बोल सकता। बच्चों ने फैसला किया कि उन्हें एक लीडर चाहिए। जैक, लाल बालों वाला, सख्त और कर्वीला, तुरंत दावा करता है कि वो लीडर बन सकता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने राल्फ को चुन लिया क्योंकि वो शांत, संतुलित और भरोसेमंद था। जैक को सिर्फ शिकार का जिम्मा मिला और राल्फ को द्वीप पर व्यवस्था बनाए रखने का। यहीं से एक अदृश्य खाई बननी शुरू हो गई राल्फ और जैक के बीच। राल्फ और पिग्गी का मानना था कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें एक सिग्नल फायर जलाना होगा ताकि गुजरते जहाज उन्हें देख ले। सब बच्चे पहाड़ की चोटी पर लकड़ी इकट्ठा करते हैं। पिग्गी का चश्मा आग जलाने के लिए इस्तेमाल होता है। आग जलती है, लेकिन जल्दी काबू से बाहर हो जाती है और जंगल का एक हिस्सा जलकर राख हो जाता है। इस आग में एक छोटा बच्चा हमेशा के लिए खो जाता है। उम्मीद का प्रतीक अब खतरे का संकेत बन चुका था। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन एक अफवाह पूरे द्वीप पर फैल जाती है कि जंगल में एक बीस्ट है, एक भयानक जीव जो उन्हें मार सकता है। छोटे बच्चे, जिन्हें लिटिल हंस कहा जाता था, रात में डर के मारे सो नहीं पाते, लेकिन राल्फ और पिग्गी सोचते हैं कि यह बस बच्चों की कल्पना है। जैक इस डर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगता है। हम बीस्ट का शिकार करेंगे, मैं तुम्हें बचाऊंगा, ये जैक कहता है। जैक को शिकार का जुनून सवार हो जाता है और वो और उसके साथी सुअरों का शिकार करते हैं, उनके सिर काटकर गर्व से दिखाते हैं। लेकिन इस शिकार में उनका समय और ताकत बर्बाद होती है। सिग्नल फायर बुझ जाता है और एक जहाज जो पास से गुजर रहा था उन्हें देखे बिना चला जाता है। राल्फ गुस्से से जैक को डांटता है, हमारे बचने का मौका चला गया और ये सब तुम्हारी गलती है। लेकिन जैक पर अब सत्ता का नशा हावी हो चुका था। धीरे धीरे राल्फ और जैक के बीच फासला इतना बढ़ जाता है कि जैक अपने समर्थकों के साथ अलग हो जाता है। वो कहता है, हम अपने नियम बनाएंगे, हम बीस्ट का शिकार करेंगे और मजे करेंगे। जैक का गुट पूरी तरह जंगली बन जाता है, चेहरे पर रंग, शरीर पर खून और दिल में अब सिर्फ डर और हिंसा। इसी बीच एक और बच्चा था जिसका नाम था साइमन। एक अलग ही तरह का लड़का था, वो शांत, दयालु और सोचने वाला। जब बाकी लड़के सत्ता और डर में डूबे थे, साइमन अकेले ही जंगल में घूमता था, प्रकृति से बातें करता था, क्योंकि उसे पता था कि बीस्ट कहीं बाहर नहीं है, बल्कि बीस्ट तो अपने अंदर ही है। एक दिन जैक और उसके साथी एक सुअर का सिर काटकर उसे एक लकड़ी के डंडे पर गाड़ देते हैं, बीस्ट के लिए बलि के रूप में। उस खून से सना सिर मक्खियों से घिरा साइमन के सामने जैसे जीवित हो उठता है। उस सर को वो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज कहता है और उसे महसूस होता है असली बीस्ट जंगल में नहीं बल्कि हर इंसान के अंदर है। एक रात साइमन पहाड़ की चोटी पर चढ़ता है जहाँ बीस्ट को देखने का दावा किया गया था। वो पाता है बीस्ट कोई राक्षस नहीं है, बल्कि एक मरा हुआ पैरासूट सैनिक है जिसका पैरासूट हवा में फड़फड़ा रहा था। साइमन समझ जाता है कि यह डर सिर्फ एक गलतफहमी थी। वह दौड़कर बाकी बच्चों को ये बताने आता है ताकि उनका डर खत्म हो सके। बच्चों ने पैरासूट को उड़ते हुए देखा और सोच लिया कि ये एक बीस्ट है, लेकिन अब साइमन को सब समझ आ चुका था। लेकिन उसी रात जैक का गुट आग के चारों ओर नाच रहा था। बारिश हो रही थी, तूफान चल रहा था और चीखों के बीच सभी लड़के आदिवासी नाच में डूबे थे। अचानक साइमन अंधेरे से निकलता है।
लेकिन उसके शरीर पर बारिश और मिट्टी थी। लड़कों को लगता है कि यही बीस्ट है और पागलपन में वे साइमन पर टूट पड़ते हैं। अगली सुबह लहरें साइमन के मृत शरीर को धीरे धीरे समुद्र में बहा ले जाती है। अब द्वीप की मासूमियत उसी पल डूब चुकी थी। अब राल्फ लगभग अकेला पड़ चुका था। पिग्गी ही उसका आखिरी सहारा था और दो ट्विंस, सैक और एरविन। जैक जो है वो पिग्गी का चश्मा चुरा लेता है, तो राल्फ, पिग्गी और कुछ बचे हुए लड़के जैक से अपना चश्मा वापस मांगने जाते हैं, लेकिन जैक और उसका गुट उनका मजाक उड़ाते हैं। इसी संघर्ष में रोजर एक विशाल पत्थर धक्का देता है जो सीधे पिग्गी पर गिरता है और पिग्गी चट्टानों के बीच हमेशा के लिए दब जाता है। राल्फ अब जैक के गुट के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था और सब लड़के उसका शिकार करने निकलते हैं। राल्फ जंगल में भागता है। उसके पीछे दर्जनों लड़के भाले और आग लेकर जंगल में आग लगा दी जाती है ताकि वो राल्फ को बाहर निकाल सके। लेकिन धुआं दूर खड़े एक नौसैनिक अधिकारी की नज़र में आ जाता है। अधिकारी द्वीप पर आता है और ये सब देखकर हैरान रह जाता है। राल्फ, जैक और बाकी लड़के अचानक फिर से बच्चे बन जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि असली बीस्ट बाहर नहीं बल्कि उनके अंदर था। जब अधिकारी ये पूछता है कि कितने लोग मरे हैं, तो राल्फ कहता है कि 2। तो यहाँ पर जो नौसैनिक अधिकारी था वो भी बहुत दुखी होता है ये देखकर कि किस तरह से ये लड़के बिल्कुल असभ्य और जंगली बन चुके थे। इस प्रकार ये जो कहानी है ये एक सर्वाइवल की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसान के अंदर छिपी बुराई और सभ्यता के पतन की कहानी है। जब ये बच्चे द्वीप पर आते हैं तो शुरू में नियम, व्यवस्था और नेतृत्व बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे डर, लालच और सत्ता की भूख उन्हें जंगलीपन में धकेल देती है। यहाँ बीस्ट कोई असली राक्षस नहीं था, बल्कि उनके भीतर का अंधेरा था जो हालात और डर के सामने खुलकर बाहर आ गया। अगर हम सिंबल्स की बात करें तो सबसे पहले जो कोंच मिला था, ये कोंच जो सेल है ये सभ्यता, नियम और एकता का प्रतीक है। जैसे ही ये टूटता है नियम और व्यवस्था भी खत्म हो जाती है। पिग्गी का चश्मा ज्ञान, बुद्धिमत्ता और आग बनाने की ताकत का प्रतीक है। जैक इसे चुराता है, इसका मतलब है कि सत्ता हथियाने की कोशिश को दर्शाता है। बीस्ट इंसान के अंदर का डर और बुराई है जिसे वो बाहर ढूंढते हैं, लेकिन असल में वो तो उनके अंदर छुपा बैठा है। लॉर्ड्स ऑफ द फ्लाइज अर्थात सुअर का सिर, ये बुराई और भ्रष्टाचार का शारीरिक रूप है जो साइमन से कहता है तुम मुझे हरा नहीं सकते क्योंकि मैं तुम्हारे ही अंदर हूँ। विलियम गोल्डिंग ने दिखाया है कि जब सभ्यता की परत हट जाती है तो इंसान का असली क्रूर रूप सामने आ जाता है। ये बच्चे जो कभी मासूम थे सिर्फ कुछ हफ्तों में हत्यारे बन जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि नैतिकता, नियम और कानून हमारे अंदर से नहीं बल्कि समाज से आते हैं, और अगर वो समाज ही टूट जाए तो हम भी अपने अंदर के बीस्ट के सामने बेबस हो जाते हैं। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज सिर्फ एक उपन्यास नहीं, आज भी ये उतना ही सच है। युद्ध, सत्ता की राजनीति, नफरत और डर हमारे अंदर के बीस्ट को आज भी बाहर निकाल देते हैं। ये कहानी हमें चेतावनी देती है कि अगर हम समझदारी, एकता और दया खो दें तो हम खुद अपनी सभ्यता के दुश्मन बन जाएंगे। जब नौसेना अधिकारी द्वीप पर आया और उसने बच्चों को रोते हुए देखा, लेकिन वो आंसू सिर्फ मौत और डर के लिए नहीं थे, वो आंसू थे मासूमियत खोने के। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज हमें सिखाता है सभ्यता को बनाए रखना आसान नहीं है, लेकिन उसे खो देना बहुत आसान है। और अगर एक बार हमने अपना इंसानपन खो दिया तो शायद ही कोई अधिकारी हमें बचाने आए।